कहानी का नाम है टुकड़ों में बंटे नाते। तब गली इतनी गुलजार नहीं थी। एक सुनार का घर था जो नीचे सोने के पुराने जेवर गलाता था और अंत में एक सोने की टिक्किया गोली बनाकर तैयार करता था। तब कभी शादी के समय लोग उससे नई डिज़ाइन के जेवर बनवाया भी करते थे। उसके ठीक बगल में एक मकान में आइसक्रीम की फैक्ट्री थी और सामने एक खंडहर था काशी के एक रईस का गुटसाल। उसके बगल में ही एक पतली गली थी जो आज भी है, जहाँ सीधी सीढ़ियाँ हैं थोड़ी ऊंची, जिस पर चढ़ते समय अक्सर लोग दो सीढ़ी चढ़ने के बाद रुक जाया करते थे। ऊपर एक खुली बालकनी सी थी जिसके दो और लोहे के छड़ लगे हुए थे। वह अक्सर आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर अपने मकान को देखा करता था, जो मकान से अधिक उसके लिए 100 साल की स्मृति कथा थी। किराए के मकान को खाली करवाने के लिए मकान मालिक ने हर तरह के हथकंडे उस पर अख्तियार किए थे। शुरू में उसने मकान का किराया लेने से इनकार कर दिया था। जब वह वकील की सलाह पर कचहरी जाकर ट्रेजरी में रुपया जमा करने लगा तो मकान मालिक रोज़ ही दलालों को लेकर आता और सुनार के मकान का भाव लगाता। पटना के एक सोने के ही व्यापारी ने उस मकान को जब खरीद लिया तो उसने अपने मकान का भी दाम बढ़ा हुआ महसूस किया। मकान मालिक दो भाई हैं। एक रघुनाथ शाह है, वह थोड़े हकलाते हैं, धोती कुर्ता चुन्नीदार पहनते हैं, और दूसरे भाई है वीर शाह, थोड़ा नाटा कद है उनका और गढ़ा हुआ शरीर, शैतानी भरी आंखें। वह वीर शाह ही इस मकान का वारिस है। बड़े भाई ने अब मकान का काम छोड़कर गली में ही कटरे बनाना शुरू कर दिया है और हर कटरे की दुकान का अग्रिम 2 साल का किराया ले लेता है। रघुनाथ शाह की अपनी गली के मोड़ पर 3 कत्ता मकान है और तीनों को उसने बड़े कटरों में बदल दिया है। ऊपर रिहायशी फ्लैट्स हैं और नीचे कटरों में सोने चांदी के जेवर की बड़ी दुकान है। दूसरी दुकान टीवी और वीडियो की है। वह जब भी अफवाह सुनता कि मकान बेचा जा रहा है, बड़े भाई रघुनाथ शाह से मिलता। रघुनाथ शाह की पहली मंजिल पर एक बड़ी बनारसी साड़ी की गद्दी है, मोटे गद्दे, उसके ऊपर चांदनी, उसके पीछे गोल गाँव तकिए। बड़े भाई अक्सर सिल्क की लुंगी पहने यही गाँव तकिए के सहारे मिल जाते थे। गले में रुद्राक्ष की माला रहती है और हाथ में सोने के कड़े। वो जब आया तो वाकई रघुनाथ शाह ने उठकर उसका हाथ पकड़ा और अपने पास बैठा लिया। दोनों कभी एक साथ बीए में थे। वह अब किराए के मकान में रहता है और रिटायर होने के बाद उसे कभी पिता के समय की इस घर की कहानी याद आती है, जो उसके लिए सचमुच कहानी ही है। रघुनाथ शाह ने उसे कहानी के उत्तरकांड में ज़रूर देखा था, पर वह इस विषय में उससे कोई बात नहीं करता था। उसको चिंता भी नहीं थी। बेटा अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिटिल इंडिया मार्केट का सोने का बड़ा व्यापारी है और बेटी की शादी दिल्ली के चांदनी चौक में कटरा नील में हुई है। उसने कहा, आप नहीं तुम कह दो तो मकान में वीर भाई मुझ पर और कोई परेशानी न बैठाएगा। वीर थोड़ा उज्जट है और वह आजकल दलालों के चक्कर में सुबह शाम घूमता रहता है। उसे मैं क्या समझाऊंगा? वह तो मेरे कटरे पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। मैं स्कूल से रिटायर हो गया हूँ। अब नया मकान खोजना मेरे बूते के बाहर है। फिर बगल में
पत्नी का मायका है। अरे तो अच्छा है ना, दुख सुख में भाई पिता आते रहते होंगे। ससुर मर गए हैं और पत्नी का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, वो अभी अस्पताल से आई है। वीर भाई ने नीचे एक लोहे की अलमारी बनाने का कारखाना खोल लिया है, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। रात भर ठक ठक होती रहती है। मेरे तो कान ही उसके नाते बहरे हो गए हैं और बाहर पत्नी सो भी नहीं पाती हैं। बेटी ज़रूर सुबह स्कूल चली जाती हैं। बात बीच में ही रह जाती है। दो दलालों के साथ वीर शाह बड़े भाई को आगाह करते हैं, हमारे मकान के मसले में आप अपनी टांग न उड़ाए। भाई, ये मेरे क्लास फेलो हैं और हम उम्र है, इनकी बात नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा। फिर ऐसे ही बस्ती में कारखाना खोलना गैर कानूनी है। थाने गए थे, इनसे पूछो क्या हुआ वहाँ। कारखाने के मालिक सुखराम ने हाथ जोड़कर कागज पर समझौता करवा लिया। 3-4 दिन कारखाना बंद भी रहा। फिर वीर भाई ने उसे शर्त देकर खुलवा दिया है। मैंने क्या शर्त दी है, वो वक्त पर किराया देता है। आपकी तरह कचहरी में ट्रेजरी में रुपए तो जमा करता नहीं। बगल का खंडहर महावीर अग्रवाल ने खरीद लिया है, अब आपके ही मकान का नंबर है। वो तनतना कर उठा। न उसने अपने मित्र रिखनाथ शाह से हाथ मिलाया, न वीर शाह के रोकने पर रुका। अरे भाई, नाराज होने से तो जमीन जायदाद का मसला हल होगा नहीं। बड़े भाई चुपके आपके गुजर गए, अब रह गए आप और आपकी विधवा भाभी। कहीं गाय खाट त्रिलोचन खाट में अपनी सास के साथ रहने लगी। कम से कम तब कान दर्द तो नहीं होगा और भाभी से पानी या बिजली के लिए लड़ाई भी नहीं होगी। दो भाइयों के चेहरे को एक बार उसने देखा, एक खुशी से चमक रहा था, दूसरा दलालों से खुसर फुसर कर रहा था। उसे लगा वकील ने ठीक ही कहा था, आप मकान में 100 साल से रह रहे हैं, पुराने बाशिंदे हैं। मैंने कहा, वकील साहब, मैं नहीं, मेरे बड़े भाई और माँ 80 साल इस मकान में रहे हैं। हाँ, वकील साहब ने अपनी टोपी थोड़ी टेढ़ी की, पान मुख में जमाया और कहा, अब 20 साल की तो आपकी बेटी ही हो गई हैं। 100 साल के किराएदार को निकालना आसान नहीं है। फिर मैं तो हूँ न आपके साथ। वह कचहरी से ट्रेजरी में रुपया जमा कर वकील साहब के पास गया था और वकील साहब के रहने पर अपने क्लास फेलो से अपनी परेशानी बताने गया था। गद्दी से बाहर आकर उसने अपना चश्मा रूमाल से साफ किया। सामने की संगरी गली से होते हुए वो चौखंबा की ओर घूम गया। मन्नू शाह की बूंदिया का लड्डू उसे बहुत अच्छा लगता है। एक लड्डू उसने नहीं खाया। उसका बेटा उसका विद्यार्थी था, उसने मास्टर साहब की आव भगत की। 6 लड्डू उसने घर के लिए बंधवा लिए, फिर चाट के 2 दोने बनवाए उसने, एक दही की बूंदिया का, दूसरा टिकिया का। शायद वह अपनी परेशानियों का जायका बदलने के लिए खा रहा था या स्वाद बदल रहा था। उसे पता था बेटी स्कूल से आज गई होगी और पत्नी रमी की मांग से गप हांग रही होगी। उसका उत्साह ठंडा हो गया। वो सोचता रहा, घर जाने पर नींद आएगी नहीं और तकिए पर सिर रखते ही लोहे की अलमारी की ठक ठक उसके सिर पर हथौड़े की तरह बजने लगेगी। उसे याद आया, एक मित्र के साथ वह कमिश्नर से मिला था। कमिश्नर ने 2 सिपाही उसके साथ लगा दिए थे। थाने में बैठा था मुच्छल थानेदार, कुर्सी पर वह अकड़ कर बैठा था। उसने अकड़ कर कहा भी, वो करेंगे साहब, ट्रांसफ़र करा देंगे।
दो सिपाही तेरे साथ जा रहे हैं, देखें क्या करा लेता है। दो सिपाहियों को देखकर लोहे की अलमारी के मालिक ने उन्हें चाय पिलाई, पान खिलाया और उससे कहा, चलिए थाने में मेल मिलाप कर ले। मेल मिलाप करते समय उसने दोनों सिपाहियों को देखा और दरोगा के रोबदार मुच्छल चेहरे को। वहीं बैठे थे जमीन जायदाद के दो दलाल। एक ने कहा, 10 लाख मकान का लग चुका है। दूसरे ने हुंगारी भरी और कहा, उतनी ज़मीन पर एक बड़ा कटरा बनेगा, ऊपर एक फ्लैट आप ही खरीद लीजिएगा। इस बार दारोगा ने हुंगारी भरी और कहा, घर खाली करने का कुछ इनको भी थमा देना। दलाल ने कहा, पहले मकान बेचने तो दे। दूसरे ने कहा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। और उसने हंसते हुए इनकी ओर देखा। वह फिर मेलजोल के कागज़ को देखता रहा और सोचता रहा, फिर मित्र के साथ कमिश्नर से मिलूं, उन्हें इस आज़ादी के भवन की 100 साल की दास्तान सुनाऊं। माँ ने हम तीनों भाइयों को अपनी मानसिकता से रचा था। उमेश गणेश से 20 साल बड़े थे और गणेश से 8 साल छोटे थे नरेश। आज जब नरेश का पत्र आया और उसने ढेरों शिकायतों के साथ ये बात जोर देकर कही कि माँ के बाद आप कभी कभी घर पर सोच लिया करते थे, मुझे याद आई सोच की वह गांठे। माँ अक्सर हर बेटे बेटियों की चीज़ें संभाल कर जिस संदूक में रखती थी, उस पर उनके नाम की एक चिट भी लगा देती थी। जब भी मैं जाता तो मान जाने कौन कौन सी चीज़ें मुझे दिखाती और कहती, तो रमता जोगी है, आज हाँ कल वहाँ। कभी कभी डरती हूँ कि तू मुझे भी न भूल जाए। उस समय मैं केवल माँ की आंखें देखता था। वह हंसती थी और शिकायतों के साथ उनकी आंखें और चौड़ी हो जाती थी। मैंने कभी उनके संदूक को खोलकर नहीं देखा। सिर्फ मरने के बाद जब संदूक खोला तो एक कपड़े में कुछ गांठें खुली हुई थी। न चिट थी न वह वस्तु। भाभी और भैया सफाई दे रहे थे और मैं हंस रहा था। आज फिर नरेश ने उन्हें खुली हुई गांठों की याद दिला दी। कपड़ों में उन वस्तुओं के सांचे बने हुए थे। मेरे लिए माँ का सजीव सांचा थी बस। मैं उसके बाद कहाँ कहाँ घूमता रहा नहीं पता। बड़े भाई ने मेरा हाथ देखा, बाएं हाथ में उभरे हुए दाने देखे, पर उन्हें लगा माँ के तीनों बेटों को एक साथ कर्मकांड पूरा करना है। उनके कहने पर गणेश और नरेश ने सिर मुंडवाए, गंगा में डुबकी लगाई। मैं उसके बाद 2 हफ्ते बिस्तर पर गिर पड़ा। नहीं पता कहाँ किसने क्या कहा। हाँ, माँ ने कभी मुझ पर अपने कर्मकांड की बंदिश नहीं लगाई। वह जानती थी यह सब कुछ सड़क देगा और घर छोड़कर चला जाएगा। हाँ, धीरे धीरे माँ के बाद मैं घर से उदासीन ज़रूर होने लगा और कभी कभी प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़कर हंसा भी करता था। अपने ऊपर, अपनी अज्ञानता पर, अपने अव्यावहारिक चरित्र पर। बड़े भाई के बाद घर मेरे लिए रहा ही नहीं था। केवल जब उनका डेथ सर्टिफिकेट ले रहा था तो उसकी 8-10 कॉपियाँ करवाई थी और एक कॉपी अपनी निजी फाइल में नथी कर दी थी। आज हम तीनों भाइयों के अलग अलग स्वभाव हैं और इसके बावजूद तीनों में माँ के अलग अलग गुण भी हैं। जैसे क्यारी में कई तरह के फूलों के बीज लगाए गए हो और एक चटक रंग का हो, दूसरा पौधा लाल पीले रंग के फूल से भरा हो और तीसरा सफ़ेद फूलों पर गुलाबी बिंदियों का फूल का पौधा हो। माँ ने क्या सोचा था मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैंने घर छोड़ा था तो भी माँ की आंखें, तराशा हुआ उसका चेहरा, उस चेहरे पर छुरियों के घना रेखांकन मेरी निजी पहचान बन चुका था।
अब छोटे भाई नरेश ने घर की नई रजिस्ट्री करवाई है। उसमें बड़े भाई के बाद मकान पर भाभी का नाम है और नरेश का। मैं उस दिन वाकई खुश था, बेहद खुश कि अब घर से, नाते रिश्ते से मैं बिल्कुल बाहर हूँ। फिर भी जितने विस्तार से नरेश अपनी बड़ी बेटी, अपने बेटे ट्यूमर से बीमार अपनी पत्नी की बात लिखता था, मैं विशाखापट्टनम के उस होटल से पैदल निकल पड़ता था और रास्ते भर कभी ट्यूमर से बीमार, चिड़चिड़ी, सबसे नाराज बहू का तांबे सा चेहरा याद आता, कभी बड़ी बेटी का चेहरा याद आता जिसने उस दिन कहा था, ताया जी मैं अब पीएचडी नहीं करूँगी तो शादी के लिए तैयार है। उसके पूरे चेहरे पर बहार आ गई थी, खुशी से आंखें नीचे झुक गई थी। मैं फिर शादी के समय गया था, फिर उसके बच्चे से मिलने गया था। ये कई सालों के चंद टुकड़े हैं, टुकड़ों में बंटे और बिखरे हुए नाते। इसी तरह एक दिन छोटी बेटी रमा ने कहा था, ताया जी ये मेरे साथ पढ़ते हैं समय अग्रवाल। मैंने गौर से चेहरे को देखा, गोल भरा हुआ चेहरा, गढ़ा हुआ शरीर, केवल पैर पर उभरे हुए निशान थे। एक गंडासे की चोट है या भाले की? समय अग्रवाल एक बार सकपका गया था। उसने रमा की ओर देखा था। मैंने बीच में सफाई दी थी, तुम्हारे प्रेम और विवाह के बीच मेरे मन पर ये उभरे हुए पैर के निशान बार बार आएंगे, पर विवाह का फैसला नरेश ने मुझ पर छोड़ दिया है और बड़े भाई उमेश नाराज होकर चले गए हैं। मेरे सामने जाति से बड़ी चीज़ है इंसान की पहचान। समय अग्रवाल मेरा घुटना पकड़कर फफक फफक कर रोने लगा। रोने से यादें धुल नहीं जाती। तुमने दोस्तों के बीच अपनी पहचान की होगी और बनारस में यह आम बात है। गंडासा चल जाना या बल्लम खींच लेना, फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हारा वर्तमान रमा के साथ एक अबट आदमी की तरह बीतेगा या पढ़े लगे सभ्य युगल की तरह। सालों बाद एक बार शिमला से घूमते हुए समय अग्रवाल और रमा अग्रवाल और उनका प्यारा सा बेटा सुबोध मेरे घर आए थे। मैं ऐसे भी बेहद अकेला था। उस दिन लगा शोभा के न रहने पर एक घर आदमी की गूंज से भरा हुआ है। समय अग्रवाल ने डबल बेड पर बैठते हुए कहा था, ताया जी ने उस दिन मेरी बड़ी कड़ी परीक्षा ली थी। आज भी मुझे वो इंटरव्यू याद है। इनकी आंखें मेरे पैर के निशान को एक जासूस की तरह देख रही थी और मैं गली की छोटी छोटी तकरार के बीच अपनी भूमिका पर सोच रहा था। शायद मेरे भीतर भी एक सूना घर है जहाँ कभी कभी छोटा भाई नरेश दस्तक देता है और भूली हुई अपनी कहानी का एक किस्सा मुझे सुना देता है। आखिरी खत नरेश का कल ही आया था। बगल के खंडहर मकान को महावीर अग्रवाल ने खरीद लिया है। धनपति अग्रवाल उसके ससुर है। वह रोज आपको पूछने आते हैं, कभी आपके साथ एमए में पढ़ रहे थे। मैं धनपति अग्रवाल का चेहरा याद करता हूँ। शुरू में वह मेरे साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ रहा था। हमने एक साथ किंग लियर में अभिनय भी किया था। वह मुझे जब भी कहीं मिलता तो किंग लियर ही बुलाया करता था। नरेश के खतों में पिछले ऐसी ही दिलचस्प बातें हुआ करती थी। धनपति ने किंग लियर की अभिनय की सफलता पर मुझे और शोभा को एक साथ बधाई दी थी। शोभा और मैं पिछले 3 साल से सफदरगंज एनक्लेव में एक कमरे में रह रहे थे। अचानक उसी दिन शोभा ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा था कि हम शादी कर ले और पापा चाहते हैं कि हम शादी के बाद अमेरिका में रहें। धनपति अग्रवाल उस दिन कमरे में था। वह कुछ उखड़ा उखड़ा सा था, लेकिन मेरे और शोभा की बातचीत के बीच अचानक किलकारी मारकर हंस पड़ा। यार, मैं एनएसडी छोड़ रहा हूँ। पटना से मेरे होने वाले ससुर का पत्र आया है। वो चाहते हैं मैं बनारस में एक नई कोठी खरीदूं और अपने परिवार के सोने चांदी ज्वेलरी के काम में हाथ बटाऊं। तू खुद को बेच रहा है
इसमें बेचना क्या हुआ, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, साथ साथ एक भविष्य की सीढ़ी बना रहे हैं। तुम्हारी सीढ़ी अमेरिका है और धनपति की ज्वेलरी की दुकान और सोने से लदी हुई बीवी। और तुम, कल ही मैंने अलकाजी से कहा था कि मैं किसी ट्राइबल क्षेत्र में जाऊंगा और वहीं अपना रंगमंच तैयार करूंगा। और शोभा, मेरे भटकाव में मेरा सपना है। शोभा मेरी तरक्की की सीढ़ियाँ नहीं हैं। नरेश के पत्र से मैं आहत भी हुआ था और मुझे अपने नए नाट्यमंच की खूबियाँ भी नजर आई थी। नरेश के सामने ही आइस फैक्ट्री के मालिक रहते थे। उस दिन एक प्रॉपर्टी डीलर ने खींचकर सड़क पर उन्हें गिरा दिया था और काफ़ी देर तक उसकी लाश वहाँ पड़ी रही थी। आज नरेश ने लिखा, उस मकान पर वीरशाह का कब्जा हो गया है। मैंने नरेश को बहुत समझा कर पत्र लिखा था कि आज के अपराधी ज़माने में कुछ भी हो सकता है। तुम कोई दूसरा मकान खोज लो, पर वीरशाह से मुकदमा लड़ते रहो। जान देकर इस घर को तुम 100 साल की आज़ादी का संग्रहालय नहीं बना सकोगे। जीवित रहोगे तो तुम्हारे या मेरे बीच 1857 की पहली आज़ादी से 1946 के नाविक विद्रोह तक की कहानी अनेक रूपों में लिखी जाएगी। मेरे लिए किराए के मकान से अधिक ज़रूरी तुम्हारा जीवन है। नरेश लगातार ट्रेजरी में किराए की रसीद आज भी जमा करता है। आज भी जब वह अपने कमरे में तकिए पर सिर रखता है तो उसे लगता है लोहे की ठक ठक उसके सिर में हो रही है और वह कान के दर्द से सोने की कोशिश करता है और उसे नींद नहीं आती। आज भी उसे उम्मीद है कि लोहे की अलमारी वाला किराएदार कहीं और कारखाना खोल लेगा और वह चैन की नींद सो जा सकेगा। धनपति अग्रवाल ने नए मकान में एक सेट कमरा, किचन, ड्राइंग रूम का मेरे लिए तीसरी मंजिल पर बना दिया है। सिंगापुर से धनपति और उषा एक साथ मुझसे मिलने आए थे और अपने साथ रहने का प्रस्ताव रखा था। मैं केवल हंसा था खुलकर। शोभा के बाद एक सुनसान बस्ती में एक कमरा मैंने बना लिया था। आज वह कमरा मेरी तरह भरा भी है और खाली भी। आसपास धनपति अग्रवाल की ही तरह कोठियाँ बनती जा रही हैं, जहाँ कभी मोज़े की खिसाई होती है, कभी नए तरह के संगमरमर की प्लेट लगाई जाती हैं। धनपति अग्रवाल ने कहा था, तो ये ज़मीन मुझे दे दे, मैं साड़ी का एक आलीशान शोरूम बना लूँगा। यहाँ तेरे लिए ऊपर एक फ्लैट होगा, ठीक न्यूयॉर्क के फ्लैट जैसा। मैं केवल उषा से पूछता रहा, न्यूयॉर्क में रहना पसंद करोगी या सिंगापुर में? उसने कान में हीरे की ईयरिंग पहनी थी, नाक में हीरे की नथ, साड़ी के रंग के ही हाथ के कड़े थे, उसमें हीरे जड़े हुए थे। मैं न न्यूयॉर्क में रहूँगी न सिंगापुर में। उसने धनपति अग्रवाल की ओर देखा और कहा था, ज़िंदगी का सुकून तो बनारस में अपनी कोठी में ही मिलता है। आप ही आए और कभी कभी आपका नाटक हम लोग साथ साथ देखा करेंगे। कल नरेश बेहद घबराया हुआ था फ़ोन पर। वीरशाह ने ये मकान आपके मित्र धनपति अग्रवाल को बेच दिया है और धनपति अग्रवाल यहाँ कटरा बना रहा है। समय अग्रवाल ने अभी से एक बड़ी दुकान का बयाना भी दे दिया है उन्हें। मैं सुनता रहा और हंसता रहा। हम सब बाजार में खड़े हैं नरेश। कल धनपति ने मेरी कोठरी में दाम लगाया था, आज उसने तुम्हें बेघर कर दिया है।